एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। जैसा कि आप जानते हो कि गेट एग्ज़ाम, CSIR नेट एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं कुछ टाइम बाद। 2-3 महीने का टाइम है। दिसंबर की डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो गई हैं कि आपकी CSIR नेट दिसंबर की कब होने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है, दिसंबर की डेट उसमें फ़िक्स हो गई है। अभी उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वो जल्दी ही आने वाले हैं। तो हमें तो उसका वेट नहीं करना, हमें तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहने हैं और हमेशा क्वेश्चन को ट्राई करते ही रहना है। जब तक हमारा एग्ज़ाम टाइम आएगा तब तक हमें पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेना है, सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो अभी ना मैं कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ, छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं होंगी। उन वीडियोस में 4 से 5 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, उन टॉपिक से जो आपके फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो आपके मोस्टली आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR नेट का तो फेवरेट है, एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से मिलता ही मिलता है, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है इसको। ठीक है, तो हम OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। देखो, हमारे होते हैं मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, कितने मेटल बॉन्ड्स होते हैं। मान लो कोई भी हमारी ट्रांजिशन मेटल है, CO है। ठीक है, मान लो 3 CO हैं। अब हो सकता है कि 2 हमारी इस तरीके से हों, तो यहाँ पर टोटल कितने मेटल बॉन्ड बन रहे हैं? 3 मेटल बॉन्ड बन रहे हैं। मेटल बॉन्ड्स यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 3। अब मान लो कोई MN है, इस तरीके से यहाँ पर मेटल के बीच कितना बॉन्ड है? सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से तो दिख रहा है, अगर स्ट्रक्चर सामने दे देंगे तो हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं कि हमारे क्या मेटल बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, कितने मेटल बॉन्ड्स होते हैं। बट हम ये नहीं बता सकते अगर हमें स्ट्रक्चर ना दी हो। कैसे पता चलेगा? क्योंकि स्ट्रक्चर आपको हमेशा तो नहीं दी जाएगी सामने, ठीक है ना। और हम सबकी स्ट्रक्चर याद कर लें ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं, कैसे याद करेंगे। तो हमें एक सिंपल फॉर्मूला पता होता है मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करने का। टू फाइंड आउट मेटल बॉन्ड्स, टू फाइंड आउट मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मेटल बॉन्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल, जो हमारा 18N माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ये करना होता है। जहाँ पे N है आपकी नंबर ऑफ मेटल्स, जितनी वहाँ पर मेटल दी गई हैं, नंबर ऑफ मेटल्स प्रेजेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं पूरे कॉम्प्लेक्स में, पूरे क्लस्टर में, उसकी बात हो रही है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स काउंट करने का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला और होता है मेटल बॉन्ड्स पर मेटल एटम, मतलब कि पर मेटल के हिसाब से बताना है आपको कि एक मेटल कितने बॉन्ड्स बना रही है। मान लो कि ऐसे हमारा ये है, तो टोटल तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि 3 बॉन्ड्स हैं, लेकिन पर मेटल कितने बॉन्ड्स हैं? एक मेटल कितने बॉन्ड्स के साथ अटैच है? एक ये 2 के साथ अटैच है। तो ये स्ट्रक्चर से तो पता चल रहा है, बट फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा, वो ये देखो, मेटल पर मेटल बॉन्ड्स, यहाँ बॉन्ड्स भी लिखो, मेटल बॉन्ड्स पर मेटल एटम कितने होते हैं, ये इसको हम लिखते हैं कैसे, 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय N। अब इसमें ना सिंपल सी ये बात हुई है कि यहाँ पर ये 2 तो हट गया, यहाँ से N जो है इसके नीचे पहुँच गया, बस ये 2 हट गया और ये N यहाँ पर पहुँच गया, तो इतना फ़र्क होता है बस। आपको इससे निकालने होते हैं पर मेटल एटम, ठीक है ना। जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसको उसके जितनी मेटल्स हैं उनसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हमारा 18 में से माइनस कर दो, तो पर मेटल एटम आ जाते हैं कि एक मेटल कितने बॉन्ड्स बना रही है मेटल्स के साथ में। ये होता है फॉर्मूला टोटल मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट करने का। तो क्वेश्चन में देख लेना ध्यान से, आपको पर मेटल एटम निकालना है या फिर टोटल मेटल बॉन्ड्स निकालने हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये तो होता है इसका सिंपल सा फॉर्मूला करने का। अब हम इसके ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। अब हम उसमें हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं पर मेटल एटम निकालने के,
और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो अभी हम ना क्वेश्चन कर लेते हैं जो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, amongst the following which is not आइसोलोबल पेयर। तो अब ना मैं डेली यही क्लासेस आपकी कराने वाली हूँ आपको। देखो, अब ना मैं डेली आपको ना यही क्लास कराने वाली हूँ, मतलब कोई एक टॉपिक, किसी भी चैप्टर से एक टॉपिक उठा लूँगी जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला, उसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, ठीक है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पता चल जाएंगे किस टाइप के आते हैं, और साथ साथ फॉर्मूले भी रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की सीरीज़ हम एग्ज़ाम तक करने वाले हैं। अभी डिटेल वाले से हटके हम प्रिपरेशन इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अमंग्स्ट द फॉलोइंग विच इज़ नॉट आइसोलोबल पेयर। अब ये क्या होता है आइसोलोबल? देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा आइसोलोबल क्या होते हैं। अब इसके जो दिए हुए हैं आपको ये हैं ऑप्शंस, Mn CO5 CH3, B दिया हुआ है FeCO4 ऑक्सीजन, C दिया हुआ है R2Si, और D दिया है MnCO5Rs, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आइसोलोबल होने का मतलब क्या है? आइसोलोबल का मतलब होता है कि एक जैसा, जब दोनों हमारे सेम हो जाएं, दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट जो है सेम हो जाएंगे तो हम उसको कहेंगे आइसोलोबल। तो इन दोनों के ही इलेक्ट्रॉन काउंट सेम हमें बताने हैं या नहीं। तो पहले हम इसको ले लें, ए वाले पार्ट को। तो इसमें सबसे पहले तो Mn है। Mn के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल? लास्ट शेल में 7 होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा बताऊँ आपको, होता क्या है ये 4s2 3d5 होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं 5 6 7। तो यहाँ पर Mn के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए प्लस 5। CO कितना कंट्रीब्यूट करता है? जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं ना वो 2 कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारे लोन पेयर्स वाले होते हैं वो भी 2 ही डोनेट करते हैं, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो यहाँ पर ये 2 डोनेट करेगा, और टोटल है कितने? 5। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर ये कितना आएगा? 17, ठीक है। तो 17 तो इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब CH3 की अगर हम बात करें तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं, प्लस हाइड्रोजन 3, तो ये हो गया 7। तो 17 और 7 वाले आइसोलोबल होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे, क्योंकि हम जो करते हैं ना, जैसे 14 है तो उसके साथ 4, 15 है तो उसके साथ 5, तो OMC में ना ये चलता है, 13 है तो 3, 17 है तो 7। तो जो भी हमारे ये 13, 14, 15 ये ना इनके साथ आइसोलोबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 17 जो है 7 के साथ आइसोलोबल हो रहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर है ये तो करेक्ट हो गया, मतलब ये आंसर नहीं है, सॉरी, इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यानी ये तो हमारा आइसोलोबल आ रहा है, हमें बताना है नॉट, इस वर्ड का ध्यान रखना है कि नॉट है। तो यहाँ पर ये तो आंसर नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि ये तो सही आ गया। अब बात करते हैं चलो बी वाले की। बी वाले में क्या करेंगे हम? Fe, इस बार हाँ हमारा आयरन है। आयरन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? D6 होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो 4s2 इंक्लूड करके 8 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर 4 हमारे CO हैं, और कंट्रीब्यूट कितना करेंगे? 2। तो 8 + 8 कितना आ गया? 16। ऑक्सीजन क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, यही होता है ना, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर लास्ट शेल इसमें कौन सी है? ये वाली, यानी 6। टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल के? ऑक्सीजन के 6 हैं, तो 16 और 6 आइसोलोबल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। अब इसको देखो, CO वाले को, C वाले को, इसमें क्या है हमारा? ये है CO कोबाल्ट। तो ये क्या देता है हमारा? टोटल 9 होते हैं इसके, क्योंकि D7 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 हुए। 3 × CO देता है 2, तो 9 + 6 कितने हुए? 15। और यहाँ पर R2SI देखो,
सिलिकॉन हमारा कौन सा है, कार्बन से ही तो बिलोंग करता है ना, तो कार्बन के अगर 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के भी 4 ही होंगे क्योंकि लास्ट उसी शेल का तो है। तो 4 प्लस और 2 के साथ अटैच है ये हमारा, तो कितना आ गया 6। अब ये 15 आया, ये 6 आया, ये आइसोलोबल नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो डायरेक्ट कि ये वाले आइसोलोबल नहीं है क्योंकि इसका तो 15 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके 6 आए। 6 कैसे आए, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन वाली फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो कार्बन के अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसके भी तो 4 ही हुए, तो ये 4 हो गए और बाकी 2 के साथ ये कनेक्ट है तो ये हमारे 2 के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 6 आ गया, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, इस वाले पेयर में आइसोलोबल नहीं है। अब हम देख लेते हैं एक बार डी को भी कि ये कैसे हो जाएगा। तो एम को देखो, एम अभी हमने पहले भी देखा था 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 5 × 2, तो ये 17 आ जाएगा। और यहाँ पर आर एस सल्फ़र, सल्फ़र कौन से ग्रुप का है हमारा, ऑक्सीजन वाले का ही है, तो ऑक्सीजन के 6 हैं तो इसके भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए प्लस एक आर के साथ में कनेक्ट हो रहा है, तो ये हमारा 7 आ गया। तो ये 17 7 भी आपस में आइसोलोबल हो गए। तो यहाँ पर आइसोलेबल कौन सा पेयर नहीं है आइसोलोबल वाला, सी वाला हमारा आइसोलोबल नहीं है। ठीक है, यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी होते हैं बट आते हैं और इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यूजिंग Wade's rule, predict the structure. Predict the structure type of, किसकी स्ट्रक्चर बतानी है, C2B5H7, इस कार्बोरेन की बतानी है। अब इससे पहले ना मैं एक बार आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो कहा था ना मैंने, साथ साथ हम उसमें ये भी क्लियर करते रहेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमारी होती हैं। तो मेटल क्लस्टर की स्ट्रक्चर जो होती है उसकी बात कर लेते हैं। जो हमारी स्ट्रक्चर होती हैं, तो जो हमारी स्ट्रक्चर होती है ना मेटल क्लस्टर की, वो कुछ इस टाइप से होती हैं। ये होती है सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, एरिक्नो, हाइफो, क्लेडो, ये होती है। ठीक है, इसको अब याद कैसे करेंगे कि यहाँ पे ये वाली है हमारी, तो इसको देखो कोई इसकी ट्रिक अपने आप बना सकते हो, आप किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो, बस इसको याद करना लाइन से याद हो जाए। ठीक है, चाहे नीचे से करो या ऊपर से करो, मुझे नीचे से याद रहता है तो मैं इसलिए नीचे से स्टार्टिंग की थी। तो यहाँ से आपको एक बार ये पढ़ने की ज़रूरत है, फिर आपके ईजिली याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर ना इसके लिए जो होती है वैल्यू n होती है, इसके लिए n+2, n+3, n+4, n+5, n यहाँ पर मेटल के टोटल मेटल्स हैं और 5 इसके ये नंबर है n-1। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अभी ना हमें क्या करना है, अगर हमारी कोई इस टाइप की स्ट्रक्चर आ गई, मान लो n+1 टाइप की, तो उसकी स्ट्रक्चर टाइप हो जाएगी क्लोजो। अगर आ गई n+3 टाइप की तो हो जाएगी एरिक्नो, n+4 आ गई तो हाइपो हो जाएगी। तो ये वाली हमें याद रखनी है पूरी सीरीज़। अब इसी के साथ ना हमारी बोरोन वाली एक सीरीज़ आती है कि अगर हमारे बोरोन है BnHn और उसकी पावर जो है, कैसे याद करेंगे, जो हमारा ये +1 है ना, यहाँ से स्टार्ट करो, मुझे यहाँ से याद रहता है, इसकी पावर -2 होती है। देखो यहाँ पर +1 है तो मैंने ना इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस 1 को, तो ये -2 आ जाएगा। मैं इसी तरीके से याद रखती हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ -2 को ही मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में -2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ना ऐसा करने से क्या आएगा, इसकी पावर -4, यहाँ -6, -8, -10, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, ये सब सेम है, यहाँ पर इसको लिख लेना। यहाँ पर इसकी पावर 2 आएगी और यहाँ पर 1 आएगी, बीच वाले पार्ट में 1 आएगी। देखो यहाँ पर ये 2 है नहीं, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये 2 है नहीं, ये मैंने अपने आप
किया है कि मुझे इसी तरीके से याद होता है कि मैं इसमें क्या करती हूँ, ये जो दिया होता है इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो -1 को मल्टीप्लाई किया -2 से, +2 आया, इस वाले का 1 याद रहेगा ही हमेशा। ये +1 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया -2, इसको -2 से किया -4, -2 से किया -6, -8, -10, इस तरीके से होता है। तो ये तो बोरॉन्स की स्ट्रक्चर हुई। अगर बोरॉन वाला दिया हुआ है तो ये हमारे नॉर्मल केस में होती है, जब हमें सिंपल एक कॉम्प्लेक्स देंगे, ठीक है। तो ये वाली हमारी होती हैं। अब हमारे पास है कार्बोरेन, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो पहले तो ये वाली पूरी टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से। अब हम उसको करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। चलो, C2B5H7 ये है। तो देखो कार्बोरेन को ना, ये कार्बन जो है ना, इस कार्बन को हमें इस बोरोन के साथ ही लिखना पड़ेगा। जैसे हम बोरोन, जैसे हमारा ये होता है ना कार्बोरेन, तो इसको बोरोन की फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, हमें बोरेन फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी इसको बोरोन के साथ ही लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो कार्बन होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है? 4। बोरोन की कितनी होती है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। बोरोन के कितने होते हैं? इसमें होते हैं हमारे 2p1, ठीक है, ये होता है ना। तो इसके लास्ट शेल में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक ऐड कर दें तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। अब एक क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ? H। तो इसलिए कार्बन और जो BH होते हैं ना, वो सेम टाइप के होते हैं हमारे। तो अगर हम कार्बन की जगह BH पुट कर दें तो सेम ही हो जाएगा ये। तो इसलिए हम कार्बन को ना BH पुट कर देते हैं और ये ले आते हैं। अब यहाँ पर बोरोन हमारे 2 हैं और 5 पहले से थे, कितने हो गए टोटल? 7 हो गए, ठीक है। H हमारे कितने हैं? 2 हैं, पहले से ही 7 थे, तो कितने हो गए? 9, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो B7 है तो H को भी 7 तक ही लाएंगे, सेम बनाना है हमें इनको। बाकी के कितने बचे हुए हैं? जो भी बचे हुए होंगे, यानी 9 में 7 तो यहाँ आ गए, बचे 2, ये 2 हमारे ऊपर फॉर्म में चले जाएंगे, इसकी -2 की ये पावर की फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बस आपको यहाँ तक निकालना था। इसके बाद आप इस टेबल में देख लो कहाँ पर है ये वाली चीज़, ये रही। तो यानी ये आ गया हमारा क्लोजो। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आई है वो आई है क्लोजो टाइप की, ठीक है। ये करना था आपको इसका आंसर। तो इसकी कई सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, नीडो है, क्लोजो है, या फिर हाइपो है, क्लेडो है। तो आपको क्लोजो वाले पे टिक करना है, ठीक है ना। आया समझ में कैसे हुआ है? सबसे पहले तो हमें कार्बन को बोरोन की फॉर्म में ही लेके आना है। ये चीज़ ध्यान रखो, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, B के 3 होते हैं, तो उसमें एक हम H ऐड कर देते हैं। तो कार्बन और जो BH होते हैं वो सेम हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। तो इसलिए हम कार्बन की जगह BH को पुट कर सकते हैं, उससे फिर हमारा ये हो जाएगा, राइट। फिर हमें इनको सेम बनाना है नीचे, और फिर जो बचा हुआ है उसको पावर ले जाओ, और पावर देख लो यहाँ पर कौन से वाला आंसर आएगा फिर, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड and metal bond present in complex, एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है आपको ये, ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिया गया है। प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स दिस रिस्पेक्टिवली आर, और यहाँ पर दे दिया है एक ओबेज 18 इलेक्ट्रॉन रूल।
ये आपको यहाँ पर दे दिया है मेंशन करके ब्रैकेट में कि ये जो पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। हमें बताना है नंबर ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड कितने हैं इसमें और मेटल मेटल बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं इस पूरे में, ठीक है ना, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको मेटल मेटल बॉन्ड निकालने, सबसे पहले बताया था फॉर्मूला क्या लगना होता है, जहाँ पर भी आपको मेटल मेटल बॉन्ड लिखा हुआ मिल गया तो आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए एकदम से कि ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो हमारे पास यहाँ 18 इंटू जो n है नंबर ऑफ जो हमारे मेटल्स हैं, कितनी मेटल्स हैं यहाँ पर 2 प्रेजेंट हैं, माइनस अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने निकाले नहीं है तो अब हम यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। आर यू हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, जो हमारा आयरन होता है उसी ग्रुप से होता है। ये वाली सीरीज़ होती है हमारी फेरुओस। तो यहाँ पर Fe जो होता है, अच्छा इनको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बता दूँगी आगे जैसे जैसे हम करेंगे कि एक लाइन में जो होते हैं कैसे याद होते हैं हमारे, जैसे कि स्कैंडियम होता है तो हमारा ये कैसे होता है, ये कैसे याद करें हम, V होता है तो इसको हम ऐसे करते हैं, तो ये कैसे याद करें, इनकी भी सीरीज़ एक पूरी बना दूंगी मैं, वो बता दूंगी। फिलहाल तो ये आया है तो ये याद रखो, फेरुओस करके कुछ भी करके याद रखो। तो यहाँ पर Ru जो है आयरन वाली फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 8 होते हैं, 8 और टोटल हैं 2, तो 8 इंटू 2 प्लस ये Cp है हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इसमें टोटल ईटा 5 है यानी इसकी हैप्टिसिटी तो 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा, प्लस 2 इंटू 2, सॉरी प्लस नहीं इंटू 2 2 हैं, फिर यहाँ पर 2 तो है हमारे CO और देते कितने हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन्स देते हैं हमारे, प्लस अब यहाँ पर ये वाला लिगेंड कौन सा आ गया, देखो ये हमारा कुछ इस टाइप से लिगेंड बना हुआ है ऐसे, तो यहाँ पर ना, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ पर 2 लोन पेयर्स हैं, तो 2 तो ये देगा 2 ये देगा, क्योंकि लोन पेयर्स कितने देते थे हमारे, लोन पेयर वाले हों या न्यूट्रल लिगेंड हो वो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये भी 2 देगा ये भी 2 देगा, तो टोटल कितने हो गए 4, तो टोटल हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब देख लो कितना आ गया ये आंसर, 34 तो आ गया हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर पुट कर दें इस वाले फॉर्मूले में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 आ गए, 18 इंटू 2 करेंगे 36 माइनस 34/2, ये आएगा 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ से हमें ये तो क्लियर हो गया कि मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो 1 है हमारे, ठीक है ना। तो मेटल मेटल बॉन्ड की अगर बात हो रही थी ये वाली चीज़, तो ये तो हमारे कितने आ गए 1, ठीक है, ये तो हमारे 1 आ गए, इस चीज़ को तो अब अलग कर दो। अब हमें बताना है ब्रीजिंग लिगेंड कितने हैं। देखो कभी भी ना आप मेटल मेटल बॉन्ड तो फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन ब्रीजिंग कितने हैं उसमें टर्मिनल कितने हैं वो बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें उसको स्ट्रक्चर से ही पता करना होता है। ब्रीजिंग कितने हैं, कितने हमारे लिगेंड ब्रिज पे लगे हुए हैं, वो हमारे उसकी स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। तो अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर मालूम है तो ही आप कर सकते हो। तो उसकी स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेते हैं क्या होती है। ये स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ये आपको नहीं मिलेंगी। अगर हो सकता है आपको एग्ज़ाम में दे भी दें तो फिर तो आप डायरेक्टली देख के बता दोगे, लेकिन अगर नहीं दी गई है तो आप कैसे करोगे उसको, ये देखो आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो ये होता है एक मेटल मेटल बॉन्ड होना है, इतना तो पता चल गया, यानी कि एक मेटल बॉन्ड हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 CO 2 CP ग्रुप लगे हुए हैं, लगा दो 2 CP ग्रुप दोनों में। अब यहाँ पर जो CO लगे हुए हैं ना हमारे दोनों, एक CO यहाँ पर है एक CO यहाँ पर है, तो ये हमारे ना ब्रीजिंग पे लगे हुए हैं। एक CO इधर ब्रीजिंग पे है, एक CO इधर ब्रीजिंग पे है, ठीक है। तो 2 तो हमारे CO ब्रीजिंग पे हैं। अब बचा हमारा सिर्फ एक लिगेंड। देखो अब सिर्फ एक लिगेंड बचा है ना, ये वाला हमारा कैसे लगा होता है, इस तरीके से, ये ऐसे होता है। तो ये भी हमारा एक ब्रिज बना हुआ होता है। तो टोटल कितने ब्रीजिंग हो गए लिगेंड हमारे, 2 तो CO हो गए ब्रीजिंग पे और एक ये वाला हो गया हमारा लिगेंड। तो टोटल ब्रीजिंग वाले कितने हो गए ब्रीजिंग लिगेंड, ये 3, टोटल 3 ब्रीजिंग लिगेंड हो गए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें आपका रिस्पेक्टिवली है ना, तो 3 और 1 दिया गया होगा, 3 और 1 रिस्पेक्टिवली, ये वाले आएंगे 3 और 1। मेटल मेटल बॉन्ड्स 1 आएंगे और ब्रीजिंग लिगेंड आपके 3 आएंगे। तो आपको ये स्ट्रक्चर ना याद रखनी है, अगर कुछ ऐसा आता है आपका तो वो इस तरीके से लगा होता है, ठीक है ना। हो गया, इजी है बहुत। मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालना फॉर्मूले से डायरेक्ट निकलेंगे। ब्रीजिंग के लिए बस थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए तो ही आप निकाल सकते हो।
अब आप एक और क्वेश्चन करो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर का नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल, according to Wade's rule, the correct structure टाइप ऑफ, ये पहले जैसा ही है जैसे पहले किया था, बस इस बार कॉम्प्लेक्स अलग है हमारे थोड़े से। CO ये CP है हमारा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल ना, कहीं कहीं पे इसको C5H5 लिख देते हैं, कहीं पे इसको सिंपल हमारा CP लिख देते हैं, ठीक है। B4H8, ठीक है, ये हो गया एक तो। एंड एक और कॉम्प्लेक्स दिया है MN eta2 B3H8 CO होल 4 R। अब इसमें बताना है, देखो इनकी स्ट्रक्चर टाइप बतानी है क्या होगी दोनों की। तो स्ट्रक्चर वाला वही पूरी टेबल आ जानी चाहिए यार, नीडो क्लोजो वाली, तो वही हमारी बतानी है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। अच्छा, उसमें हमें जब निकालने होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हमने स्ट्रक्चर तो देख ली थी और वो बोरोन के केस में देखी थी हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको बोरोन, क्योंकि यहाँ पर जब भी बोरोन दिया होगा ना तो उसको पूरे को हमें बोरोन में ही कन्वर्ट करके करना होगा आंसर, ठीक है ना। तो हम इस वाले को सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर देखो CO है, कोबाल्ट कितना होता है 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस C5H5 है 5 होते हैं, इसको तो हम अलग लिख लेते हैं। B4H8 को अभी नहीं छेड़ना है, इसको तो ऐसे ही रखो। 9 और 5 14 हो गए, 14 B4H8। तो B4H8 और 14 किसके आइसोलोबल होता है, 4 के आइसोलोबल। 4 किसके लिए होता है, कार्बन के लिए होता है। कार्बन किसके इक्वल होता है, BH के इक्वल होता है। तो आ गया ना ये बोरोन की टर्म्स में, बस हमें इसको इतना ही बनाना था। कैसे किया है फिर से देखो, आपको सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। जहाँ भी आपको बोरोन वाली चीज़ दिख गई ना तो आपको उसको बोरोन में ही कन्वर्ट करना है सारी चीज़ों को। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को ना इसके निकालना है पहले। 14 आएंगे टोटल, इनको छेड़ना भी नहीं है। 14 आए, 14 4 के आइसोलोबल होता है, 4 के आइसोलोबल हमारा है तो यानी कार्बन होता है, कार्बन है तो यानी कि वो BH के इक्वल होता है। बताया था ना अभी, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और B के 3 और 1 4, तो BH आ गया हमारा B4H8। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर ये बन गया हमारा B5H9, ठीक है ना। B5H9 बन गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B5H5 और बाकी का जो बचा हुआ है -4 वो चला जाएगा ऊपर, किस फॉर्म में, पावर बन जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा ये ऐसा होता है -4 पावर होती है, तो अभी आपको बताया था क्या होता है, -4 पावर में नीडो आता है, ठीक है। ये वाला किया था ना अभी हमने। यहाँ पर हमारा होता है n पावर 1 होती है, यहाँ -2 -4 -6 -8 -10 इस तरीके से होती है। तो ये -4 वाला नीडो आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया नीडो। तो पहले वाले का तो आंसर नीडो आ गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या करना है, देखो हमें B3H8 को तो एक तरफ रख दो, इसको तो हमें छेड़ना भी नहीं है। बाकी के जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। Mn का कितना होता है 7, प्लस CO कितना है टोटल 2 देता है और 4 है हमारे, तो 2 × 4 कर देंगे, 7 + 8 15 आ जाएगा। और B3H8 हमारा साथ साथ चल ही रहा है। अब 15 किसके आइसोलोबल है, 5 के। 5 किसके आइसोलोबल है, CH के। क्योंकि अब देखो कार्बन हमारा 4 था ना, हमें 5 चाहिए, तो एक ऐड कर दो उसमें हाइड्रोजन, तो हो गए ना 5। अब कार्बन तो हमारा CH हो गया। अब कार्बन किसके इक्वल होता है, BH के, और एक H पहले से है तो BH2 हो गए टोटल, और यहाँ पर B3H8 हो गया। तो कुल कितना आ जाएगा ये B4H10, ठीक है। ये B4H10 हो गया, 3 B यहाँ से और एक B यहाँ से
H हमारे 8 पहले से हैं, 2 यहाँ पर B4H8, इसको हम लिख सकते हैं B4H4, और जो बचा हुआ हमारा 6 है वो पावर बन जाएगा -6। -6 के लिए क्या आता है, एरिकनो। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। बस यही निकालना था आपको, एक में नीडो आ गया, एक में एरिकनो आ गया, यही हमें बताने थे। तो ये होता है हमारा वेट्स रूल। तो वेट्स रूल से हमारे दोनों निकलते हैं, हमारे बोरोन वाली स्ट्रक्चर्स भी निकलती हैं, कार्बोरेन वाली भी निकलती है, उनको बोरेन में ही कन्वर्ट करके निकालते हैं। और एक और मेथड होता है जिससे हम निकालते हैं पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट या मेटल क्लस्टर, उसके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आगे मिल जाएंगे, उसके हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो फिलहाल तो इतना ही है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, आएंगे, हर बार आएंगे क्वेश्चन में, ये वाले टॉपिक से ज़रूर आते हैं। ठीक है ना, तो इनको एक बार अच्छे से और रिवाइज़ कर लेना आप, इनके फॉर्मूलों को अच्छे से याद रख लेना, कहाँ पे n है, कहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या माइनस हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है, एक बार वो फॉर्मूले भी अच्छे से कर लेना। ठीक है ना, तो अच्छे से करते रहिए प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।